हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 9 लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे हम फॉरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ट्रीज़ मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन होता है, जहाँ पर ट्रीज सबसे मेन होते हैं। ग्रासलैंड को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ग्रासेस डोमिनेंट टाइप होती है। ग्रासलैंड्स मेक अप ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। ग्रासलैंड्स लगभग टोटल लैंड सरफेस का एक क्वार्टर है, मतलब 25% लैंड सरफेस ग्रासलैंड्स है। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। जिस तरह के यहाँ प्लांट्स की टाइप होती हैं वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है और सॉइल कैसी है। क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रासलैंड की फॉर्मेशन में। इसको एक बेसिस माना गया है वर्ल्ड के ग्रासलैंड को, जिसमें डिवाइड किया गया है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। फर्स्ट है जो कि टेम्परेट रीजन में होते हैं और जो सेकंड ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि ये कहाँ पर होते हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। जो इक्वेटर के नियर ये एरिया होता है दोनों ही साइड्स, वो ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल से जैसे हम अबव जाते हैं तो टेम्परेट रीजन आता है। द प्रेरीज, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं उन्हें प्रेरीज कहते हैं। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड अवेलेबल है। फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग है और हिली लैंड है। इसका जो मोस्ट पार्ट है प्रेरीज का वो ट्री लेस है, वहाँ पर ट्रीज़ नहीं हैं, बट नदी की घाटियाँ हैं, वुडलैंड्स पाए जाते हैं, टॉल ग्रास है जो कि 2 मीटर तक हाई होती है। इस लैंडस्केप में हमें देखने को मिलती है। इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ ग्रास। ये एक ग्रास के सी की तरह है। यहाँ पर वर्ड ओरिजिन में देखते हैं, ये वर्ड प्रेरी है जो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड प्रायटा से, जिसका मतलब है मिडो, मीन्स जो घास का मैदान होता है एक तरह से वो। The prairies are bound by the Rocky Mountains in the west and the Great Lakes in the east. जो प्रेरीज हैं उसके वेस्ट में तो रॉकी माउंटेन्स हैं और ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं। हम अभी नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखेंगे। प्रेरीज ने कवर किया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पार्ट्स को, कनाडा के पार्ट्स को। यूएसए में इस एरिया में मिसिसिपी रिवर की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन होती हैं, यानी फ्लो करती हैं, और कनाडा प्रेरीज में सस्काचुअन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है द प्रेरीज, जिसमें आपको ट्री नहीं दिखाई देंगे, ये बिल्कुल ग्रास आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अब हम मैप में देखते हैं। जो प्रेरीज हैं वो बिल्कुल देखो यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ पर आपको सेंटर में दिखाई देगी, और कनाडा के कुछ पार्ट में है ये। में देख लेते हैं डू यू नो में। जो ग्रासलैंड्स हैं प्रेरीज के वो नेटिव अमेरिकन्स के होम होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, रेड इंडियंस। वो वहाँ के एक्चुअल हैबिटेंट थे इस कॉन्टिनेंट के। प्रेरीज होम था और भी ट्राइब्स का, जैसे कि अपाचे का, द क्रो, द क्री एंड द पोनी। ये ट्राइब्स हैं कि प्रेरीज होम हुआ करता था। Climate. Being located in the heart of a continent, the climate is of continental type with extreme temperature. ये कॉन्टिनेंट के बिल्कुल हार्ट में, मीन्स सेंटर में होने की वजह से यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, जिसमें कि एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। समर्स वार्म होती हैं जिसमें टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर में टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है विनीपेग कनाडा में। विंटर्स में यहाँ पर स्नो की थिक एक ब्लैंकेट की तरह कवरिंग हो जाती है इस रीजन में। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर मॉडरेट है और ग्रास की ग्रोथ के लिए ये आइडियल है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड कॉल्ड चिनूक ब्लोज हेयर।
यहाँ पर कोई नॉर्थ साउथ बैरियर नहीं होने की वजह से यहाँ पर एक लोकल विंड ब्लो करती है जिसका नाम है चिनूक। बैरियर का मतलब जैसे वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स थी और ईस्ट में ग्रेट लेक्स थी, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ में ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है, ना माउंटेन्स रिवर्स, ऐसा कुछ बैरियर नहीं होने की वजह से यहाँ पर एक लोकल विंड ब्लो करती है जिसका नाम है चिनूक। बॉक्स में हम देखते हैं चिनूक एक हॉट विंड है जो कि ब्लो करती है विंटर में, इसीलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है कुछ ही टाइम में, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इससे स्नो मेल्ट होती है जिसकी वजह से पेस्चर लैंड अवेलेबल हो जाता है जो कि हेल्प करता है एनिमल ग्रेजिंग में, जिससे चारागाह अवेलेबल हो जाता है एनिमल्स के लिए। फ्लोरा एंड फोना। प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस। प्रेरीज में ट्री नहीं है, जहाँ पर पानी अवेलेबल है वहाँ पर ट्रीज़ हैं जैसे विलोज, एल्डर्स, पॉपुलर्स ग्रो करते हैं। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है वो सूटेबल है फार्मिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर सॉइल फर्टाइल है। और वहाँ की जो मेजर क्रॉप हैं वो है मेज़, और बाकी फसलें हैं जैसे कि पटैटोज़ हैं, सोयाबीन, कॉटन, अल्फ़ा यहाँ पर ग्रो की जाती है। एरियाज जहाँ पर कम रेनफॉल होता है या फिर अनरिलायबल रेनफॉल होता है, मतलब कि उस पर हमें पता नहीं होता है कि वो ज़्यादा रेनफॉल होगा या कम होगा या फिर नहीं होगा, वहाँ पर जो है ग्रासेस शॉर्ट होती हैं, स्पार्स होती हैं। ये एरिया सूटेबल होता है कैटल रियरिंग के लिए। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रेंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाय स्टडी मैन कॉल्ड काउबॉयज। यहाँ पर जो बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं उनको रेंचेस कहते हैं, जिसका ध्यान स्टडी मैन करते हैं, जिनको काउबॉयज बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ अ काउबॉय विद हिज हॉर्स। बाइसन और अमेरिकन बफेलो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल हैं इस रीजन के। वो लगभग एक्सटिंक्ट होने को थे क्योंकि वहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग हो रही थी, लेकिन अब वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज में आते हैं। बाकी एनिमल्स हैं इस रीजन में वो हैं रैबिट्स, कोयोटेस, जोफर्स एंड प्रेरी डॉग। ग्लोसरी में देखते हैं कंबाइन, एक सिंगल मशीन जो कई टास्क को कंबाइन करती है जैसे कि सोइंग, प्लॉगिंग एंड थ्रेशिंग, 3 in 1। पीपल, द पीपल ऑफ द रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। वो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर उनको यूटिलाइज कर सकें। दो मोस्ट जो डेवलप्ड कंट्री हैं वर्ल्ड में, यूएसए, कनाडा, वो इसी रीजन में लोकेटेड हैं। साइंटिफिक मेथड कल्टीवेशन के यूज़ किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कंबाइंस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि नॉर्थ अमेरिका एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर है। इसका सरप्लस का मतलब जो एक्स्ट्रा वो फूड प्रोड्यूस करते हैं उससे उनको अर्निंग होती है, उससे उनको बेनिफिट होता है। इसीलिए प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रेरीज को? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरीज को क्या कहा जाता है? ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है वीट प्रोडक्शन का। डेयरी फार्मिंग जो है एक और मेजर इंडस्ट्री है यहाँ पर। डेयरी बेल्ट एक्सटेंड है ग्रेट लेक से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक। डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर दोनों ही प्रमोट करते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को। जो लार्ज मिनरल डिपॉजिट है पर्टिकुलरली कोल और आयरन, और गुड नेटवर्क है रोड्स का, रेलवेज़ का, कैनाल्स का इस रीजन में होने की वजह से ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज रीजन है वर्ल्ड का। अब डू यू नो में देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं अमेरिकन प्रेरीज, वो हैं चिकागो, मिनियापोलिस, इंडियनापोलिस, कैंसास एंड डेनवर। In the Canadian prairies, the important cities are Edmonton, Saskatoon, Calgary and Winnipeg. The Wells, temperate grassland of South Africa are called the Wells. साउथ अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड को वेल्स कहते हैं। वेल्स जो हैं वो रोलिंग प्लेट्यू हैं जिनकी हाइट वेरी करती है लगभग 600 मीटर से 1100 मीटर तक। ये जो है यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन
से बाउंडेड है ईस्ट में, और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हाई वेल्स हैं जो कि लोकेटेड हैं दैट अटेन अ हाइट ऑफ मोर देन 1600 मीटर, जिनकी हाइट जो है वो 1600 मीटर से भी ज़्यादा है कुछ प्लेसेस पर। हम अगर अफ्रीका के मैप को देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस रीजन में ड्रेन करती हैं, फ्लो करती हैं। ईस्ट में आपको ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स दिखाई देंगी यहाँ पर, ऑरेंज रिवर, और अबव जो है लिम्पोपो रिवर। डू यू नो में देखते हैं, द वेल्ड नेम वॉज गिवन बाय द डच सेटलर्स बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। जो वेल्ड नेम है वो डच सेटलर्स ने दिया था जब ब्रिटिश वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, जब तक वहाँ पर वो आए नहीं थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट करी नहीं थी, उससे पहले डच सेटलर्स वहाँ पर थे जिन्होंने ये नाम दिया था वेल्ड। क्लाइमेट, वेल्स में माइल्ड क्लाइमेट है क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन की इन्फ्लुएंस की वजह से। विंटर्स यहाँ पर कोल्ड और ड्राई होती हैं। टेम्परेचर वेरी करता है 5 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस में। जुलाई यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ होता है। रिमेंबर, जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ हेयर। समर शॉर्ट और वार्म होती हैं। जोहानिसबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द समर। जोहानिसबर्ग में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है समर में। वेल्स में जो रेनफॉल है वो मेनली समर मंथ्स में होता है, जो कि समर मंथ्स उसमें कब होते हैं, नवंबर टू फरवरी। ये मेनली क्यों होता है, क्योंकि वार्म ओशन करंट्स जो हैं वेल्स के शोर्स को वॉश करते हैं। रेनफॉल यहाँ पर स्केंटी होता है, विंटर मंथ्स में कम होता है, जून से लेकर अगस्त तक। यहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है। फ्लोरा और फोना, वेजिटेशन कवर यहाँ पर स्पार्स है, ग्रासेस ज़्यादा हैं, रेड ग्रास ग्रो करती हैं बुश वेल्स में। हाई वेल्स में एसेशिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोइंग। एनिमल्स वेल्स के हैं प्राइमरीली लायंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू। पीपल, वेल्स आर नोन फॉर द कैटल रियरिंग एंड माइनिंग। वेल्स को जाना जाता है कैटल रियरिंग के लिए, माइनिंग के लिए। सोइल यहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिसकंटिन्यूस ग्रासेस हैं, एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। डिसकंटिन्यूस ग्रासेस मीन्स कि कहीं पर तो घास है और कहीं पर नहीं है, जिससे कि कहीं कहीं पर यहाँ पर बंजर भूमि भी है, जिसकी वजह से जहाँ पर भी और लैंड फर्टाइल है वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मेन क्रॉप्स हैं मेज है, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो। कैश क्रॉप्स नकदी फसलें हैं जो बेचने के पर्पज से ग्रो की जाती हैं, वो टबैको, शुगर केन, कॉटन। शिप रेयरिंग यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों का। शिप को ब्रेड किया जाता है मेनली वूल के लिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर वूल इंडस्ट्री भी है वेल्स में। मेरिनो शिप यहाँ पर पॉपुलर स्पीसीज है जिसकी जो वूल होती है वो बहुत ही वार्म होती है। डेयरी फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है शिप रेयरिंग के बाद। कैटल आर रियर्ड इन द वार्मर एंड वेटर रीजन and the dairy products like butter, cheese are produced for both domestic supply and also for export. कैटल को यहाँ पर रियर किया जाता है वार्मर और वेटर रीजन्स में। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं बटर, चीज़, इनको प्रोड्यूस किया जाता है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी और एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए भी। मतलब कि वो घरेलू भी उसको अपनी प्लेस पर रीजन में यूज़ करते हैं और सेलिंग के लिए भी उसे यूज़ करते हैं, एक्सपोर्ट दूसरी जगह पर, दूसरी कंट्रीज़ में। वेल्स में यहाँ पर मिनरल्स का काफ़ी रिच रिजर्व है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ कोल और आयरन प्रेजेंट है। गोल्ड, डायमंड माइनिंग मेजर ऑक्यूपेशन है लोगों का। जोहानिसबर्ग को जाना जाता है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। किम्बरले फेमस है डायमंड माइंस के लिए। Mining of diamond and gold in South Africa led to the establishment of trade ties with Britain and gradually South Africa became a British colony. डायमंड और गोल्ड की माइनिंग जो साउथ अफ्रीका में होती थी उससे ट्रेड टाइज हुए ब्रिटेन के साथ और धीरे धीरे
साउथ अफ्रीका को उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बना लिया, वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी सेटअप करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ़ायदा हो रहा था ट्रेड की वजह से, जो व्यापारिक संबंध थे उनसे। दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो ये एरिया है, यहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है। डायमंड माइन किम्बरले की यहाँ पे फ़ोटो भी दिखाई हुई है। आपका ये चैप्टर हो गया है यहाँ पर फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।